आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर। मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। दिल्लीच्या जंतर मंतरवर 96 तास अण्णा हजारे उपोषणात बसले आणि 121 कोटीच्या या देशाला असं वाटलं की पुन्हा एकदा गांधी आले. मागणी अण्णाजी जी होती ती प्रत्येकाच्या मनात होती, म्हणून अण्णांनाही माहित नव्हतं की एवढे लोक आपल्या बाजूने येतील आणि हा देश पुन्हा एकदा एका नव्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी सिद्ध झाला असं आपल्याला वाटत आहे. पण ज्या मुख्य कारणाने हे सगळं समोर आलंय ते लोकपाल बिल कसं आहे याबद्दल या देशातल्या बुद्धिजीवी वर्गाला सुद्धा फारसं माहित नाहीये. कोणते विधेयक कसं येतं, ते कसं मंजूर होतं, किंवा त्या विधेयकाचं एकूण कशा पायऱ्या आहेत. आणि खरंच अण्णांनी 2 दिवस उपोषणाचा मंडप घातला आणि एवढं मोठं विधेयक जे 40 वर्षांमध्ये पडून राहिलं, परंतु एकाही राजकीय पक्षांनी त्याला असं समर्थनात आणलं नाही किंवा त्यावर विचारच केला नाही. असं काय आहे त्या विधेयकात? प्रत्येकाला वाटतंय की भ्रष्टाचार संपवण्याकरता हा एक रामबाण उपाय आहे, आपण म्हणू अण्णा उपाय आहे का हा? खरं याच्यावर आपण चर्चा केली पाहिजे. आम्ही समजून घेतलं पाहिजे की भ्रष्टाचार काय आहे, किंवा आम्ही समजून घेतलं पाहिजे की अण्णा जे उपोषण मंडप टाकतात तो एवढा प्रभावी कसा होतो आणि अण्णा 121 कोटी लोकांचे नेते कसे होतात. या भारताकडे एवढे राजकीय पक्ष आहे, एवढे आमदार आहेत, एवढे खासदार आहेत, एवढे नेते आहे, एवढे सगळी मोठी राजकीय व्यवस्था असताना अण्णा एका दिवसात 4 दिवसात पूर्ण केंद्र सरकार गदगद हलवतात आहे. हा चमत्कार प्रत्येकाने संसदीय पद्धतीत जीवन जगणाऱ्या प्रत्येकाने विचार करण्यासारखा आहे. आज आपण ही चर्चा करणार आहोत सिटी न्यूज मध्ये. अमरावती मंडल आणि सिटी न्यूज यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ही महापरिचर्चा आपण आयोजित केली आहे. या चर्चेसाठी माझ्यासोबत आले आहेत प्रसिद्ध राजकीय नेते प्राध्यापक उदयनजी शर्मा, प्राध्यापक चंद्रकार सर, अमरावती मंडळचे संपादक आणि मातृभूमीचे संपादक श्री अनिलजी अग्रवाल, अमरावती महापालिकेचे माजी महापौर मिलिंदजी चिमोटे आणि प्रसिद्ध कायदेपंडित ॲडव्होकेट प्रदीप महाले. आपण सर्वांचं जोरदार स्वागत करूया आणि चर्चेला सुरुवात करूया. सुरुवातीला मी असा प्रश्न करेल प्रदीपजींना की या बिलाबद्दल, एकूणच लोकपाल या विधेयकाबद्दल जशी माहिती लोकांना हवी होती ती फक्त अण्णांच्या रूपात 4 दिवस मीडियाने मांडली, परंतु ती फक्त अगदी ढोबळ मनाने आहे. आपल्याला काय वाटतं हे बिल कसं आहे आणि या संदर्भात काय सांगता येईल? सर्वप्रथम तुमच्या आयोजनाबद्दल तुमचं अभिनंदन करतो, कारण लोकांच्या मनात हा प्रश्न निश्चितच होता की नेमकं लोकपाल विधेयक आहे काय आणि अण्णांना हे का पाहिजे, किंवा या बिलाबद्दल एवढी मागणी अण्णांनी उपोषण करून पूर्ण भारत देशाला हलवलं, याच्यामध्ये नेमकं काय असलं पाहिजे हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा जो उपक्रम आहे तो अभिनंदनास पात्र आहे. तुम्ही जसं आता सांगितलं की केवळ माध्यमांनी दिलं तेवढंच लोकांना माहिती आहे, हे अजूनही खरं आहे, कारण बिलं याचीच आहेत. आता बिलाचं 2 प्रकार वृत्तपत्राद्वारे आपल्याला माहित झाले. एक आहे जनलोकपाल बिल, म्हणजे अण्णांनी मागणी केलेलं बिल, आणि दुसरं आहे ज्याच्यामध्ये राजकीय शक्तींनी आपल्या पद्धतीनं बिल लोकांसमोर मांडून आम्ही सुद्धा याचं समर्थनच करतो असा दिखावा करणारं दुसरं बिल. त्याला आपण आता प्रपोज्ड बिल म्हणू, कारण प्रपोज्ड बिल नॉर्मली बिल करण्याची प्रक्रिया अशी आहे की एखाद्या संसदेमध्ये कोणत्या प्रकारचा मसुदा कायद्याच्या रूपाने आणायचा तो संसदेमध्ये पहिल्यांदा मांडला जातो, त्याचा ड्राफ्ट तयार होतो आणि दोन्ही सभागृहांनी तो मंजूर केल्यानंतर मग पुढे त्याला राष्ट्रपतीची मान्यता, हा त्याचा केंद्र सरकारचा भाग आहे. राज्य सरकारमध्ये दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यावर गव्हर्नरचा त्याला मंजुरी हवी असते. अजून त्यातल्या विशेष मसुद्यांमध्ये आपण जाऊ नये, कारण लोकांना कदाचित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन्स काय आहेत त्याच्यापेक्षा बिलांमधली तफावत काय आहे ही जाणून घेण्याची जास्त उत्सुकता आहे.
वृत्तपत्रांमधून आल्याप्रमाणे तेवढीच माहिती मला सुद्धा आहे. म्हणजे अजूनही बिल आपल्याकडे न आल्यामुळे बरोबर आहे, आपल्याला लोकांची आजही क्षमा मागावी लागेल, कारण बिल आपण वाचलेली बरोबर, मीडिया देते तेवढंच वाचली. आणि मीडियानी जी काही स्वतःची चौकशी केली, की इन्व्हेस्टिगेशन केलं, अण्णांचा इंटरव्ह्यू घ्या किंवा प्रपोज्ड गव्हर्नमेंटचा ड्राफ्ट काय असेल याची चौकशी करून जे समोर मांडलेलं आहे ते वृत्तपत्रांमधून तुम्ही वाचलं, तेवढंच आम्ही सुद्धा वाचलेलं आहे. बरोबर. आता जनलोकपाल बिल हे याला लोकांचं जास्त समर्थन आहे आणि प्रपोज्ड गव्हर्नमेंटचा जो ड्राफ्ट आहे त्याला लोकांचं तेवढं समर्थन नाही. त्याचं मुख्य कारण असं आहे, कारण ज्या लोकांपासून करप्शन होऊन राहिलेलं आहे आणि ज्या लोकांना अडचणीत आणण्यासाठी अण्णांनी ही मुवमेंट केली किंवा ज्या मुवमेंटला पूर्ण देशातल्या जनतेने सहकार्य दिलं, ते त्या राजकीय शक्तीच्या विरोधातच आहे. बरोबर आहे. म्हणून लोकांना ते नको आहे जे प्रपोज मध्ये आहे. लोकांना ते हवं आहे जे अण्णा म्हणतात की तुमच्या विरुद्ध कारवाई करायची असेल तर कशाला सभापतीची परवानगी पाहिजे. बरोबर आहे. तुम्ही मिनिस्टर आहात, तुम्ही पैसे खाता असं आमचं म्हणणं आहे आणि तुमच्यावर आम्ही कारवाई करायची तर सभापतीची परवानगी. म्हणजे मग जो राजकीय पक्ष ज्यावेळी सत्तेत असेल, नॉर्मली त्यांचा सभापती सभागृहातला सभापती असेल, तो परवानगी राजकीय शक्तीच्या विरोधात कसा देणार. बरोबर. ती परवानगी नसावी यावर अण्णा आग्रही आहे. मिलिंदजी, असं वाटतं का की अण्णा सांगतात ते या देशात मान्य आहे आणि सरकार सांगते एवढं मोठं केंद्र सरकार, ते लोकांना पटत नाही, तर सरकारवरचाच विश्वास उडाला काय, तुम्हाला काय वाटतं? नाही, अशी परिस्थिती नाही आहे. काय जे ऍडव्होकेट प्रदीप मल्लेंनी सांगितलं ती गोष्ट खरी आहे की याच्यामध्ये 2 प्रकारचे बिल आहेत आणि त्यांनी जे सांगितलं ती पद्धतच आहे की पहिले मसुदा तयार होतो, बोथ हाऊसेस ऑफ पार्लमेंटच्या समोर तो जाईल, तिथे त्याच्यामध्ये ऍडिशन डिलिशन होऊ शकतात आणि त्याच्यानंतर मंजुरी झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची त्याच्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर तो कायद्यामध्ये रूपांतरित होतो. मुख्य प्रश्न असा आहे की याचा कायदा बनवायचा आहे लोकपाल. तर शासनाने जे प्रपोज्ड बिल आहे ते बिल आणि अण्णा हजारेंच्या कडून जे बिलाचं समर्थन ज्याचा उल्लेख यांनी केला, हे बिल जे आहे, हे बिल ऍडव्होकेट संतोष हेगडे जे आहेत, जे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश होते, त्याच्यानंतर केजरीवालजी आहेत आणि ऍडव्होकेट प्रशांत भूषण, या 3 लोकांनी ते ड्राफ्ट त्याचा तयार केला होता आणि तो शासनाला दिलेला आहे. जवळजवळ 14 मुद्द्यांवर मतभेद आहेत आणि ते 14 मुद्दे इतके मूलभूत आहेत की अण्णांनी सजेस्ट केलेलं जे बिल आहे त्याच्याशी संपूर्णतः विसंगत असं शासनाचं बिल आहे. म्हणजे ज्याचा उल्लेख यांनी केला की बा जर एखादी तक्रार आली तर त्या तक्रारचं प्रायमरी स्क्रीनिंग जे आहे ते स्क्रीनिंग स्पीकरच्या लेवलवर होईल आणि स्पीकरला जर योग्य वाटलं तर ते लोकपालाकडे जाईल. बरोबर. आणि जी यांनी चिंता व्यक्त केली आणि शासनाच्या अण्णांनी जे बिल त्या ठिकाणी दिलेलं आहे, प्रपोज आहे, त्याच्यामध्ये सुओ मोटो म्हणजे स्वतःच्या स्तरावरती लोकपाल ही एक वेगळी स्वतंत्र यंत्रणा असेल, तिच्यावर स्पीकर किंवा कुठल्याही सभागृहाचं कुठलंही नियंत्रण राहणार नाही. कुणीही या देशातला नागरिक त्याच्याकडे तक्रार करू शकेल आणि त्या तक्रारीवरती ते आपले इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतील. शर्मा सर, खरा मुद्दा तर असा आहे की अण्णांनी हे आंदोलन केलंय आणि इतके वर्ष संसदेच्या पटलावर तो विषय आहे. राजकीय पक्षांनी हे भारतीय जनतेसोबत फसवणूकच केली नाही का की इतके वर्ष इतका महत्वाचा मुद्दा होता पण त्यांनी अजिबात लक्ष दिलं नाही, किंवा अण्णांना हे आंदोलन का करा वाटलं, काय म्हणता येईल? पहली बात तो ये है कि मीडिया ने जिस तरीके से इसको पेश किया है कि देश की दूसरी आज़ादी है और सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये बात बहुत ही बचकानी है. लोकपाल विधेयक की एक निश्चित मर्यादा है. केंद्र में और राज्यों के लिए अगर वो तैयार होगा तो केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर राजनीति के जो भी है लोक प्रतिनिधि के रूप में और जो बड़े नौकरशाह हैं उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक संवैधानिक इस प्रकार का स्वतंत्र व्यासपीठ तैयार होगा, ये उसके पीछे की बात है. लेकिन कुल मिलाकर जो पूरे देश का भ्रष्टाचार है और इतना ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है वो इससे अपने आप दूर हो जाएगा, ये समझने का हमारे लिए कोई कारण नहीं है. दूसरी बात यह है कि ये जो प्रचार है कि देश के 21 करोड़ लोग इसके पीछे हैं, ये भी कोई बहुत सही बात नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका मूल्यांकन कम कर रहा हूँ. जी. मेरी दृष्टि से तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद में होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और वो बहुत ही स्वागतार्ह और अच्छी घटना है. लेकिन
वास्तविकता का भान हमें रखना चाहिए। शहरी क्षेत्र में जिसे सिविल सोसाइटी के नाम से कहा जाता है और जिसके प्रवक्ता ज्यादातर एनजीओ हैं, ये उनके माध्यम से मुख्य रूप से खड़ा किया गया आंदोलन है। लेकिन ये आंदोलन इसलिए लोगों को पसंद आया, स्वीकार्य हुआ, लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो लोक प्रतिनिधि हैं उनमें भी है, नौकरशाहों में भी है, और उस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई इच्छा शक्ति उनमें नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि 121 करोड़ लोगों ने इसको समर्थन नहीं दिया, आपका कहना है, लेकिन जहां तक केंद्र सरकार की बात है वो क्यों डरी फिर? नहीं, तो इसलिए केंद्र सरकार हो या राजनीतिक पार्टियां हो, जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी वाले, वे भी हो उसमें, ये सब तो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर इस प्रकार का लोकपाल स्वतंत्र होता है, संवैधानिक जिसकी सत्ता रहती है, एक तरीके से जो इन लोगों ने बिल प्रपोज किया है, तो उसकी सत्ता लगभग सुप्रीम कोर्ट की तरह से स्वतंत्र सत्ता की संकल्पना है इनकी। अगर इस प्रकार का व्यक्ति रहता है तो उनके लिए काफी कठिनाइयां आएंगी। अभी केंद्र में अगर इधर झमेला चल रहा है तो वही संतोष हेगड़े जो बिल तैयार करने वाले हैं, वो तो लोकायुक्त हैं कर्नाटक में, और उन्होंने जो भ्रष्टाचार येदियुरप्पा का निकाला, उसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, उसको समर्थन देकर वे गद्दी में बिठाए हुए हैं। तो इसलिए ये लोग सब ज्यादातर डरे हुए हैं, निश्चित रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर। कम्युनिस्ट के बारे में तो हम आएंगे, इस बारे में पार्टियां डरी हुई हैं, और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का अगर स्वतंत्र निकाय तैयार होता है तो उसका कुछ मतलब निकलेगा। क्योंकि जो असली बात है वो चर्चा में यही आई कि लोकपाल के बारे में जो भी अब तक प्रपोजल हुए, ड्राफ्ट हुए, उसको दांत नहीं है, नाखून नहीं है। तो बिना दांत और नाखून का शेर किस काम का है? तो ये जो बिल है, इसमें मुख्य जोर इस बात पर है कि इसमें सजा देने तक ले जाने की, स्वतंत्र रूप में उसकी इंक्वायरी करने की, इन सब चीजों की क्षमता होनी चाहिए और सुमोटो होनी चाहिए। उसमें बहुत सी चीजें आगे आएंगी। हो सकता है कि उसके लिए एक स्वतंत्र पुलिस विभाग जैसी यंत्रणा उसके साथ में खड़ी करनी पड़े, ये स्थिति भी आ सकती है। बरोबर आहे की अण्णांच्या आंदोलनामध्ये म्हणालेत की हेगडेंनी ते पूर्ण प्रपोजल तयार केलेलं आहे। प्रश्न असा आहे की अण्णा जेव्हा आंदोलन उभे राहिले तेव्हा कधी नव्हे मीडिया एकदम ताकदीने उभं राहिला आहे, असं म्हणता येईल का अनिलजी की मीडिया बिलकुल गव्हर्नमेंटच्या विरुद्ध गेला आहे? काय म्हणता येईल, का बरं अण्णांच्या मागे एवढे एकही मीडिया असं विरोधात नाही गेलाय? इलेक्ट्रॉनिक्स तर होतं, प्रिंटही होतं, काही संपादक, काही वार्ता स्वतः जाऊन उपोषणात बसले। ही तळमळ होती की याच्या मागे काय अजून होतं, तुम्हाला काय वाटतं? देखिए, सबसे पहले इस परिचर्चा में मैं इन दोनों विषयों को अलग अलग करना चाहता हूं। एक तो जन लोकपाल विधेयक और दूसरा अण्णा जी का दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर 4 दिन का इस विधेयक के लिए आमरण उपोषण। मेरा मानना है कि दोनों मुद्दे बहुत अलग है। जन लोकपाल विधेयक का 42 वर्षों का इतिहास है और इस 42 वर्षों में यह विधेयक लोकसभा में 8 बार पेश किया गया और 8 बार इसको लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका। और अण्णा इस विधेयक पर या इस मुद्दे पर या भ्रष्टाचार के विषय में मेरी जहां तक जानकारी है पिछले 10-15 वर्षों से जुड़े हैं इस आंदोलन में। और जब आंदोलन करते करते अन्ना दिल्ली तक पहुंचे तो उनके संपर्क में किरण बेदी, उनके संपर्क में केजरीवाल, उनके संपर्क में स्वामी अग्निवेश, उनके संपर्क में विजय भूषण, उनके संपर्क में उनके जो पुत्र है शांत भूषण, ये सब संपर्क में आए और स्वामी रामदेव बाबा, ये जब सब लोग संपर्क में आए, इन सब लोगों का एकमात्र उद्देश्य था कि देश से भ्रष्टाचार किस तरह खत्म हो। और चूंकि आपने देखा होगा पिछले 1 वर्ष में हमारे भारत देश में विश्व के सबसे बड़े घोटाले हुए हैं। ए राजा का देख लीजिए, 1,77,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। उसके अलावा कलमाड़ी जी का खेलकूद की स्पर्धाओं के आयोजन में घोटाला। इस केंद्र की यूपीए सरकार में हुए अलग अलग मंत्रियों के विभिन्न घोटाले, अलग अलग राज्यों में हुए विभिन्न घोटाले,
यह सारे घोटाले और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के कारण बढ़ती हुई महंगाई, इन सब कारणों से देश की जनता त्रस्त थी। और उसी दौर में मात्र निमित्त के रूप में अन्ना हजारे का यह आंदोलन हमारे सामने आया, जिसके चलते देश की आम जनता ने केवल मीडिया के इतने ज्यादा प्रतिशत देने के बाद इस आंदोलन को अपना आंदोलन बनाया। मैं मानता हूं कि जन लोकपाल विधेयक आज यदि पूरे देश में चर्चा का विषय है तो वह केवल जनता के कारण है, किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण नहीं। हाँ, यह हो सकता है किसी एक व्यक्ति विशेष ने उस आंदोलन को मूर्त स्वरूप दिया, वह निमित्त बना, लेकिन यह जनता के मन की आवाज है, उसके मन का दर्द है जो हमारे सामने निकल के आया है। जन लोकपाल विधेयक का ड्राफ्ट कब तैयार हुआ गवर्नमेंट का? पहले लोकपाल विधेयक इसे कहा जाता था, फिर सिविल सोसाइटी की तरफ से जन लोकपाल के रूप में इसका ड्राफ्ट सामने आया। और हम अभी जो चर्चा में इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द बार बार कि लोकपाल विधेयक, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम केवल ड्राफ्टिंग कमेटी तक पहुंचे हैं जी। कि इसे जो इस आंदोलन के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ड्राफ्ट कमेटी गठित की है, यह विधेयक नहीं है। यह केवल एक उस विधेयक के लिए प्राथमिक तैयारी के लिए मात्र 2 महीनों की अवधि के लिए गठित एक ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसका अस्तित्व 30 जून के बाद उस नोटिफिकेशन के अनुसार समाप्त हो जाएगा। और उस आंदोलन के बाद जिस तरह स्वामी अग्निवेश ने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बढ़ चढ़कर कहा था कि यह देश के लिए एक जल्लोष का समय है, देश के लिए उत्साह का समय है, देश के लिए खुशी का समय है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो मूर्खतापूर्ण उनका स्टेटमेंट था, प्रतिक्रिया थी। क्या हम किस चीज का जल्लोष मनाएं? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी बना ली और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसका जल्लोष मनाएं? या 1,75,00,000 करोड़ का महाघोटाला हमारे देश में हुआ, उसका हम जल्लोष मनाएं? या इन जैसे सामाजिक आंदोलनों के बाद यदि सरकार किसी बात पर स्वीकार करती है, किसी मांग को स्वीकार करती है, उसका जल्लोष मनाएं? यह कोई व्यावसायिक आंदोलन था जिसका हम जल्लोष मनाएं? मुझे व्यक्तिगत तौर पर वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं पिछले 2 दिन में हुई, कल स्वामी रामदेव का एक बयान सामने निकल कर आया कि इसमें परिवारवाद है, इसमें वंशवाद है। मुझे उनके उस बयान पर भी हंसी आई कि जिस व्यक्ति ने, फिर वो पिता पुत्र हो, भाई भाई हो या कोई भी और हो रिश्तेदारी में, जिसने वह ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होकर के जन लोकपाल विधेयक सिविल सोसाइटी के द्वारा उस विधेयक को, उस ड्राफ्ट को तैयार किया, यदि उन 2 लोगों को उस कमेटी में शामिल किया जा रहा है तो अज्ञानता के चलते, शायद अज्ञानता के चलते अति उत्साह में आकर बड़बोले स्वामी रामदेव ने एक बयान दे दिया कि उस ड्राफ्ट कमेटी में पिता पुत्र को शामिल किया गया है और वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि आप 121 करोड़ के अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हो, जनता के जनप्रतिनिधि आपको आप समाज सेवा के हिसाब से कहते हो, तो आपको इस तरह का बयान देने का पूरा अधिकार नहीं है। आपको यह अधिकार किसने दिया? रहा सवाल लोकपाल विधेयक का, तो लोकपाल विधेयक और जन लोकपाल विधेयक, जन लोकपाल विधेयक यानी मंत्रियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के अलग अलग न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा किया जा रहा उन पर हो रहे आरोप, प्रधानमंत्री को इस विधेयक में, इस लोकपाल बिल में उसके अंतर्गत लाने वाला विषय, ये सारे विषय इस जन लोकपाल विधेयक में शामिल रहेंगे। और देश का मंत्री हो या संतरी हो, वो जब भ्रष्टाचार करता है तो इस नए कानून के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा और उसको सजा देने का स्वतंत्र अधिकार इस जन लोकपाल विधेयक में शामिल किया जाएगा। अब इसमें नियुक्ति किस तरह हो, इसमें अधिकार किसके हाथ में दिए जाए, सजा का प्रावधान क्या हो, जैसा कि भाई प्रदीप जी महल्ले ने कहा कि अलग अलग, भाई मिलिंद भाई ने भी कहा अलग अलग 14 मुद्दों पर उसमें मतभेद है। 14 नहीं, उससे कई ज्यादा मुद्दों पर उसमें मतभेद है। एक मतभेद सबसे प्रमुख यह है, यदि इसके 12 अध्यक्ष बनाए जाए लोकपाल विधेयक के अंतर्गत, यदि 12 मुख्य लोकपाल बनाया जाए तो उन 12 मुख्य लोकपाल की नियुक्ति केवल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा की, जज के अंतर्गत से हो। उसमें एक बिंदु यह भी निकल कर आ रहा है कि यदि आप सेवानिवृत्त जज हो
और यदि आपकी नियुक्ति किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही है तो क्या वह भी नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी? जी, ये बड़ा एक बहुत अच्छा तकनीकी मुद्दा है कि जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हो तो आपके अधिकार शून्य हो जाते हैं, और शून्य अधिकारों के बाद यदि किसी स्थान पर आपकी नियुक्ति होती है तो निश्चित तौर पर वह नियुक्ति आपकी नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। ये सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जन लोकपाल विधेयक और लोकपाल विधेयक और अन्ना हजारे का आंदोलन। मुझे लगता है कि 42 वर्षों के लोकपाल विधेयक के इतिहास से अन्ना हजारे के आंदोलन को हम थोड़ा अगर बाजू रखें और दो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करें तो सही में आपका बिल्कुल सही है कि अन्ना हजारे का आंदोलन और जन लोकपाल विधेयक ये दो बातें अलग है, लेकिन एक में से बहुत जुड़ी हुई है। चंद्रकांत साहब से मेरा सवाल रहेगा कि लोग इतने 121 करोड़ इस देश के लोग, इतनी बड़ी राज्य की व्यवस्था और